विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम उत्तराखंड में कुछ उपयोगी वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 नंबर मिलने की संभावना है, ठीक है। तो ऊंचाई के क्रम में बता रहा हूं मैं कुछ उपयोगी वनस्पतियों के नाम। आपने एक बार में सुनने हैं, उसको बार बार सुनते रहें। सुन के क्या होगा, पता चलेगा आपको कि किस हाइट पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। 1000 मीटर ऊंचाई तक कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में? अनंतमूल, गिलोय। गिलोय तो पता ही है, परिचित हैं आप लोग। पहले नहीं थे परिचित, जब से डेंगू आया तब से सब लोग गिलोय से परिचित हैं। बहुत अच्छी चीज है, डेंगू हो ना हो फिर भी खाना चाहिए उसको, ठीक है। अगर एक बेल लगा रखी है, एक टुकड़ा खाते रहें। तो अनंतमूल, गिलोय, पणिया, क्या पणिया, बन तुलसी, अदरक, अदरक आजकल के लिए बहुत अच्छा औषधि, तेजपात, अश्वगंधा, इलायची। इलायची को खासकर आपने पिथौरागढ़ में ध्यान रखना है। कहां पर? अगर मैं क्वेश्चन बनाता, मैं यहां से बनाता। इलायची पिथौरागढ़ प्रसिद्ध है उसके लिए। फिर सतावरी, मेंथा, भांग, ये सब वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं? 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब आप बोलेंगे भांग वनस्पति कैसे? तो मैंने आपको बता दिया भाई, भांग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। भांग को बोलते हैं क्या? हेम्प, ठीक है। इसका एक ऑयल निकलता है। क्या निकलता है? ऑयल बनाया जाता है, जो कि कई औषधियों में क्या आता है, काम आता है। खासकर कैंसर पेशेंट्स के लिए, खासकर और जो बड़ी घातक बीमारियां होती हैं उसमें वो क्या करते हैं, उसका भांग का ऑयल, ठीक है। तो बहुत महंगा होता है। दूसरा मैंने कहा भांग के बीज, वो तो उत्तराखंड की परंपरा है। यहाँ पर वैसे भी लोग चटनी बनाकर, एपिटाइजर होता है, क्या होता है, भूख बढ़ाने वाला। और उसके जो क्या होते हैं भांग के रेसे, उससे बहुत सारे कुल्थे बनाए जाते हैं, दन बनाए जाते हैं, कपड़ा, मतलब मोटा टाइप का कपड़ा बनाया जाता है उससे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भांग। हाँ, आप अगर उसे नशे के रूप में लेते हैं तो फिर तो चरस है, वो क्या है। अच्छा जी, 1000 मीटर से लेके और 1500 मीटर की ऊंचाई तक क्या क्या पाया जाता है? केसर पाया जाता है, ठीक है। ब्रधी, ब्रधी पाया जाता है, ब्रधी। बलोरियम पाया जाता है, चाय पाई जाती है, पायरेथ्रम, पायरेथ्रम, जिरेनियम, कड़वी। ये बड़ी गजब की है भाई, कड़वी सुना है इसके बारे में? दोनों तरह की तासीरें होती हैं इसमें। उत्तराखंड में बच्चों का इलाज जो होता है कड़वी से कराते हैं। कैसे? ठंड हो गई तो पानी में उबाल कर देते हैं। नीम से कम 20 गुना ज्यादा कड़वा या 30 गुना ज्यादा कड़वा, और छोटा सा टुकड़ा देते हैं उबाल कर। तो क्या हो जाएगा, ठंड लग गई तो गरम गरम आ जाएगा, और गर्मी हो गई तो ठंडे पानी में रात को भिगाकर दे दो। पेट दर्द सब चीजों की दवाई क्या होती थी पहले? कड़ोई होती थी, कड़ोई बोलते हैं इसे, कड़वी। हंसरान, और क्या है, हंसरान आदि वनस्पतियां पाई जाती। तो 1000 से 1500 मीटर के बीच में क्या क्या पाया जाता है? केसर पाया जाता है, ब्रधी पाया जाता है, बलोरियम पाया जाता है, चाय, पायरेथ्रम, जिरेनियम, कड़वी और हंसरान। इतना समझ में आ गया? अब अगला 1500 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? तो समोया। क्या पाया जाता है? समोया, पाती, वन अजवाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या? वन अजवाइन, चिरायता, इंपॉर्टेंट। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां से बनाता, मैं पूछता वन अजवाइन किस हाइट पर पाया जाता है? आपने आंसर देना है 1500 से लेके 2700 मीटर। या अगर मैं पेपर बनाता हूं तो मुझे, मतलब यहां से क्वेश्चन बनाता मैं कि चिरायता किस हाइट पर पाया जाता है, तो 1500 मीटर से 2700 मीटर, ठीक है। चीड़ पूछ लिया उसने, देवदार पूछ लिया, बांज पूछ लिया, बुरांस पूछ लिया। अब थोड़ा जड़ी बूटियों के बारे में भी तो पता होना चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन बनाता मैं चिरायता से। और 1500 से 2700 मीटर के बीच में नैर पाया जाता है, वज्रदंती पाई जाती है ना, विको वज्रदंती, तो वज्रदंती पाई जाती है, महाथेदा पाया जाता है, बनस्पा पाया जाता है। बनस्पा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। क्या होता है बताओ? फूल होते हैं इसके। इसको बोलते हैं उत्तराखंड में, क्या बोलते हैं? डुंड बिराली। क्या बोलते हैं? डुंड बिराली के फूल। बिराली मतलब बिल्ली, डुंड मतलब जिसके हाथ क्या हो, क्यों हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हों, बोलते हैं। अब ये क्या है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ना आपका, जुकाम, सर्दी, ये जितना भी आप बोल रहे हैं, कफ है ना, उसकी बेस्ट चीज है क्या? वनस्पा। बाकी भाई बाबा से पूछें हरिद्वार में, हम उनके मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है वनस्पा। ऐसे धतूरा,
भगवान शंकर को चढ़ता है। धतूरा, धतूरे का फूल चढ़ता है। कड़वी, कड़वी यहां पर भी पाई जाती है। पाषाण भेद, पाषाण भेद मकोए, पाषाण भेद, इसका नाम ऐसा क्यों रखा हुआ? क्योंकि पत्थर के क्रैक के बीच में से निकलता है इसका पत्ता, या पत्थर पर उगता है, ये पाषाण को भेदते हुए निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या? पाषाण भेद मकोए। कपूर भाई, क्या? कपूर। कचरी, एक कचरी है तो बच्चे खाते हैं वाली कचरी नहीं, दूसरी कचरी है, ठीक है। ममीरी, बड़ा इंपॉर्टेंट, ममीरी, क्या? ममीरी। हंसरान, रतनजोत, रतनजोत सुना है? जेट्रोफा, बायोडीजल बनता है जिससे, वही है रतनजोत। अरे भाई जेट्रोफा ही बोलते हैं रतनजोत को। हाँ, रतनजोत बायोडीजल के लिए। ऐसे ही होलू, सॉरी डोलू, ऐसे हींग, ऐसे ही सोमलता, ये सब वनस्पतियां पाई जाती हैं 1500 से 2700 मीटर के बीच में। एक बार फिर बोल देता हूं, समोया, पाती, वन अजवाइन, चिरायता, नैर, वज्रदंती, महाथेदा, बनस्पा, धतूरा, कड़वी, पाषाण भेद मकोए, कपूर, कचरी, ममीरी, हंसरान, रतनजोत, डोलू, हिंग और सोमलता। ये तो समझ में आ गया। अब 2700 मीटर से ऊपर, तो 2700 मीटर से ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कुटकी। क्या मिलता है? कुटकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन ककड़ी, क्या? वन ककड़ी। साल मिश्री, साल मिश्री। लेवेंडर, क्या मिलता है? लेवेंडर। निर्विशी, निर्विशी, रीठा, गंधरायण आदि वनस्पतियां मिलती हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो लेवेंडर से बनाता। कहां से बनाता? मैं बनाता तो वन ककड़ी से बनाता या लेवेंडर से बनाता। इन दो को ध्यान रखना आपने कि 2700 मीटर से ऊपर हाइट पर मिलती हैं। ये इतना समझ में आ गया। थोड़ा मैं जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण एवं शोध के बारे में बता दूं कि यहाँ की जो अधिकांश, उत्तराखंड की जो अधिकांश जड़ी बूटियां हैं प्राकृतिक रूप में से उगती हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका संग्रहण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? लेकिन कुछ वनस्पतियों जिनकी मांग और मूल्य अधिक है, जैसे रीठा हो गया, भाई रीठे से शैम्पू बनाना है। क्या बनाना है? शैम्पू बनाना है। हरड़ हो गया, हरड़ सुना है? ठीक है। ऐसी तेजपात हो गया, जब भी कोई नॉन वेजिटेरियन बनाता है, वैसे तो किसी में भी डाल सकते हैं बट उसमें डाला जाता है, इससे बताया जाता है कि इससे क्या नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं बढ़ेगा? और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तेज पत्ता बोलते हैं इसको, तेजपात। ऐसी बहेड़ा, ऐसी आंवला, है ना, आंवला की कैंडी बनती है, आंवले का मुरब्बा बनता है, आंवला कई चीज़ों में प्रयोग होता है। आयुर्वेद में तो आंवले का क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? सुखाकर उसका चूर्ण दिया जाता है। और जो वैद्य जी होते हैं वो बोलते हैं शहद के साथ खाना है इसको। किसके साथ? आंवले के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। एक आंवला अगर रोज खाए आदमी तो बहुत सब कुछ मिल जाएगा उसको, मतलब जो, हाँ, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आंवले का एक दोष है, क्या बताओ? दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। दांतों के लिए क्या नहीं होता है? अच्छा नहीं होता है। मतलब उसके बाद अगर कूला नहीं किया तो दांतों का जो इनामल है आपका, उसको क्या कर सकता हो? इसीलिए आयुर्वेद में उसका चूर्ण बनाकर शहद के साथ खाने की क्या है, तो खाएं लोग। उसके बाद पानी वानी थोड़ा वो करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आंवला हो गया, आदि का रोपण कर उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। तो रीठा, हरड़, तेजपात, बहेड़ा, आंवला, इसकी मांग ज्यादा है। राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय, निदेशालय बोलते हैं डायरेक्टरेट के लिए, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट जो था उत्तर प्रदेश का, उसके निर्देशन में बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। ये उत्तराखंड में क्वेश्चन, बड़े पेपर में किसी क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे पहले किसकी खेती शुरू हुई थी जड़ी बूटियों में। यहाँ पर आंसर बेलाडोना की। कहाँ पर हुई थी? कुमाऊं क्षेत्र में हुई थी। कब हुई थी? 1903 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय या एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट द्वारा की गई थी। तो समझ में आ गया। आज राज्य में अफीम, ओपियम बोलते हैं अफीम को, है ना, पोस्त, एक फूल सा लगता है उसमें, उस पर चीरा मारा जाता है, उससे काले रंग का क्या निकलता है? पदार्थ निकलता है। ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मतलब बहुत ज्यादा कीमत होती है। जितने भी कफ सिरप होते हैं उसमें अफीम डाला जाता है हल्के फुल्की मात्रा में। कई दवाओं में अफीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कभी ओपियम का ट्रायंगल देखना आप, कहाँ है पूरे विश्व में? हाँ, अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान में बहुत अच्छे किस्म की अफीम होती है। हाँ, तो अफीम हो गया, कुटकी हो गया भाई, कुटकी, पायरेथम हो गया, जिरेनियम हो गया, आदि अनेक औषधियां और बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। किस किस की? अफीम की जाती है। अफीम के लिए ऐसा नहीं कोई भी लगा दे, डिपार्टमेंट आता है, बीज गिन के दिए जाते हैं, जब फूल लगते हैं तो बार बार उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि ताकि नशे के लिए क्या ना करें, प्रयोग ना करें। पंजाब में शायद डोडा बोलते हैं इसको, राजस्थान में भी उगता है अफीम, ठीक है। तो अफीम, कुटकी, पायरेथम, जिरेनियम आदि अनेक औषधियों एवं बायोडीजल के लिए जेट्रोफा, रतन जोत जिसको मैं बोल रहा था, रतन जोत का भी खेती की जाती है। 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था। सहकारिता विभाग, क्या? सहकारिता, कोऑपरेटिव, है ना। तो सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था 1972 में। अच्छा, जो कोऑपरेटिव है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं बताओ? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं बताओ? कोऑपरेटिव सुना है आपने? ये शब्द हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुनते हैं। किस पार्ट में सुनते हैं? पार्ट 9B में सुनते हैं। किसमें सुनते हैं? और 243ZH से 243ZT तक, ZT तक, कहाँ तक? जट याद रखना आपने, क्या याद रखना? ZT, ठीक है। चलो जी, तो 1972 से जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य कौन कर रहा था? सहकारिता विभाग कर रहा था, और सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था। लेकिन 1980 में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार, मतलब हर जिले में भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। क्या की गई? भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता कि जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई थी? मैं आपसे सन पूछता। 1980। इतना समझ में आ गया? वर्तमान में भेषज सहकारी संघों के अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी जड़ी बूटियों के संरक्षण, संग्रहण तथा विपणन में लगी हैं। जैसे कभी किसी जमाने में आईडीफेल होता था यहाँ पे, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऋषिकेश, वीरभद्र ऋषिकेश में, लेकिन अब वो क्या हो चुका है? लगभग बंद हो चुका है। तो आईडीपीएल बोलते थे, कहाँ है? तो हम बोलते थे वीरभद्र ऋषिकेश, ठीक है। अब तो खाली क्या हैं, स्ट्रक्चर रह गए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ऐसा होता होगा। तो आईडीपीएल या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश, और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये मोहान अल्मोड़ा। मैं यहाँ से प्रश्न पूछता आपसे, क्या पूछता भाई? इंडियन भी वही है, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी वही है, बस बीच में मैंने क्या कर दिया? मेडिसिन कर दिया। ड्रग सबको पता है, और पहला ऑप्शन में ऋषिकेश ही देता। क्या करता? ताकि आप उसमें फंसो, ट्रैप में, किसके? लोक सेवा आयोग के प्रश्न बनाने वाले के, ताकि आप क्या करो कि आप ये बोलो कि ड्रग्स और मेडिसिन एक ही चीज तो होती है। लेकिन नहीं भाई, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड क्या है? मोहान अल्मोड़ा में है। कहां पर है? मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, फॉर ड्रग रिसर्च, ये कहां पर है? ताड़ी खेत। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। ड्रग पर अनुसंधान कहाँ चलता है? ताड़ी खेत में चलता है। कहां पर चलता है? अल्मोड़ा में। तो इसको ऐसे याद करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ताड़ी खेत अल्मोड़ा, ताड़ी खेत अल्मोड़ा, ठीक है। आयुर्वेद के पिता किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद के भगवान कौन है? अरे भाई, जैसे आपके जो ये एलोपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं, ये हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, उनके देवता हिपोक्रेटिक हो गए, एक तरह से मनुष्य है हिपोक्रेटिक, ओथ लेते हैं ना पहले। अरे भाई, एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर हैं वो कौन सी ओथ लेते हैं जब उनका पासिंग आउट होता है, जब वो अपना एमबीबीएस पूरा कर लेते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, अच्छा। अरे भाई, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में निकले थे, समुद्र मंथन में निकले थे ऐसा बताया जाता है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक नवरत्न का नाम भी क्या? धन्वंतरी। एक तो समुद्र मंथन में निकले धन्वंतरी, वो आयुर्वेद के भगवान हैं, क्या है। और एक वैद्य थे धन्वंतरी नाम के, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया?
तो मैंने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ताड़ी खेत अल्मोड़ा। भाई ताड़ी खेत याद करना, कहीं कहानी पूरी याद कर ली, धनवंतरी याद कर लिया, समुद्र मंथन याद कर लिया, नवरत्न याद कर लिया, ताड़ी खेत याद नहीं किया तो मेरे जो कहानी बताने का उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ताड़ी खेत अल्मोड़ा, समझ में आ गया। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहां पर है, रानी खेत अल्मोड़ा। खेत बहुत हैं अल्मोड़ा में, ताड़ी खेत, रानी खेत, है ना। किस रानी के नाम पे पड़ा रानी खेत, जिया रानी के नाम पर। उनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी, जिया रानी की। किनकी पत्नी थी जिया रानी। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया, भाई उत्तराखंड पढ़े हो, बताओ किनकी वाइफ थी जिया रानी। देखो बच्चे, ढूंढने से मिलेगा, ऐसे सोचने से नहीं मिलेगा। मुझे पता है ना, अगर आना होता तो तुरंत आ जाता। ठीक है। फिर भाई कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। कुमाऊं मंडल विकास निगम कहां, नैनीताल। गढ़वाल मंडल विकास निगम कहां, पौड़ी गढ़वाल। यह ध्यान रखना भाई, गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल। कहां, जिया रानी। हाँ, एक बार और चेक करें ढंग से। किनकी, प्रीतम पाल की। कत्यूरी राजा, प्रीतम, प्रीतम पाल, प्रीतम देव भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, चलो जी। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ है भाई, नैनीताल। और गढ़वाल मंडल विकास निगम कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। अब ये मत बोलना कि हमारे ऋषिकेश में भी है गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो भाई गढ़वाल मंडल विकास निगम अगर पूछेगा कि उसका स्थान कहाँ है तो आपने बोलना है पौड़ी। बाकी अलग अलग जगह पे गढ़वाल मंडल विकास निगम कहाँ नहीं है। आप केदारनाथ तक जाओगे वहां तक मिलेंगे, बद्रीनाथ तक जाओगे वहां मिलेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री हर जगह मिलेंगे गढ़वाल मंडल विकास निगम के, है ना। अब अगला, जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित जो राज्य की संस्थाएं उनके बारे में बता रहा हूं। जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र में शोध, शोध मतलब रिसर्च, और विकास मतलब डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो राज्य की संस्थाएं हैं वो सबसे पहले याद रखना आपने। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन गया। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर। इसकी एक ब्रांच मैंने आपको बताया था, जब आप तुंगनाथ जाओगे तो जब मंदिर में पहुंचने वाले होंगे आप ऊपर, उससे नीचे एक छोटा सा रास्ता कट रहा है, नीचे आगे जाके आपको एक छोटा सा मतलब क्या एक छोटी बिल्डिंग दिखेगी। वो वहां पर उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियां क्या उगाई हुई रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान वालों की एक ब्रांच है वहां पर। क्या है, अब क्योंकि भाई हाइट वहां पर 3000 मीटर से ऊपर है, 3-3.5 मीटर के आसपास है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान वालों की ब्रांच है। क्या करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं किस पर। और उनकी एक ब्रांच मेरे ख्याल से नीचे ताला में भी है। जब आप चोपता से उखीमठ वाले रास्ते पे जाओगे तो ताला में भी उनकी क्या है, जड़ी बूटियां उगाई हुई रहती हैं। और सामने ही एक हिमालय की एक वो दिखती है, बिसूड़ी बोलते हैं उसको। पुराने लोगों ने उसका नाम विसूड़ी इसलिए रखा हुआ क्योंकि वहां पर अधिकतर जड़ी बूटियां क्या होती हैं, विष होती हैं। विष क्यों होती हैं, क्योंकि एरोमेटिक प्लांट होता है। एरोमेटिक प्लांट में एक विशेष प्रकार की अरोमा होती है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है। और एरोमेटिक प्लांट पर जो रिसर्च चलती है वो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में, वहां पर चलती है। कहां पर, बीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है एरोमेटिक प्लांट पर जो रिसर्च करता है वो कहां पर है, लखनऊ में। क्लियर हो गया। ऐसे ही भाई जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, शोध एवं विकास, गोपेश्वर चमोली। कहां पर, गोपेश्वर चमोली। गोपेश्वर जाओगे तो गोपीनाथ जी के मंदिर में भी जाओगे। गोपीनाथ जी कौन, भगवान शिव, है ना। सबसे बड़ा क्या विमान उस मंदिर का उत्तराखंड में, सबसे बड़ा जो विमान है वो किस मंदिर का है उत्तराखंड में, तो मेरे ख्याल से गोपीनाथ जी के मंदिर का है। किसका है,
और रुद्रनाथ का शीतकालीन निवास है। आजकल अगर आपको रुद्रनाथ जी के दर्शन करने तो कहाँ जाओगे आप गोपेश्वर में? गोपीनाथ जी के मंदिर में जाओगे, ठीक है। तो भाई मुख्यालय जो था वो गोपेश्वर ले जाया गया। एक बार बाढ़ आई थी बड़ी भयंकर अलकनंदा में, चमोली वमोली सब क्या हो गया था, बह गया था। तो फिर कहाँ ले जाया गया था मुख्यालय? गोपेश्वर, क्योंकि हाइट पे है ना गोपेश्वर। तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, याद हो गया। शोध मतलब रिसर्च, विकास मतलब डेवलपमेंट। जड़ी बूटी आपको पता ही है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इसको बोलते हैं सीमैप। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप, यह है पंतनगर में। कहां पर? पंतनगर। सुगंधित, ये इस पे ध्यान देना आपने, क्या सुगंधित, और जैसे सुगंधित दिखा पंतनगर, क्या दिखा? पंतनगर। फिर रसायन विभाग एवं वानस्पतिक विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय का, वो कहाँ है? नैनीताल में। रसायन विभाग एवं वानस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय का कहाँ है? नैनीताल में। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय, वो श्रीनगर में ही होगा, है ना। वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ? देहरादून। ये तो पता ही है। स्थापना कब हुई थी भाई FRI की? 1906। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? भाई वो बिल्डिंगें कितनी सुंदर हैं आज भी। तो उन दोनों बिल्डिंगों को मैं जानना चाह रहा हूं कि कब की बनी हुई हैं। आप एक को बता रहे हैं 1906 FRI, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कब? 1932, 1932, है ना। अंदर जाओगे तो आपको क्षेत्रपाल स्टेडियम दिखेगा। स्पेलिंग जो होगी के से होगी, आधे से अधिक लोग पढ़ ही नहीं पाते। क्षेत्रपाल स्पेलिंग किससे होगी? के से स्टार्ट होती है ना। जैसे कई लोग ज्ञान की स्पेलिंग GYAN लिखते हैं, जबकि इंग्लिश में ज्ञान की स्पेलिंग JNAN होती है। क्या होती है? क्या होती है? JNAN। क्या होती है? हाँ जी, ठीक है। लेकिन आम आदमी समझ नहीं पाता, इसलिए GYAN लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? देख लीजिए भाई, संदेह अगर है तो। मैंने कहा नहीं, डिकार्त ने कहा था संदेह करो। JNAN। ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो JNAN लिखती है, अमेरिकन तो कुछ भी कर देते हैं। तो भाई वन अनुसंधान संस्थान क्या हो गया? देहरादून हो गया। क्या हो गया? देहरादून हो गया। JN, हाँ बिल्कुल, हाँ N डालते हैं उसमें ना, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? देहरादून में है। गोविंद बल्लभ पंत, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, कटारमल, अल्मोड़ा, कोसी। कटारमल, कोसी। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, सबसे ज्यादा बार उत्तराखंड में पूछा गया, मतलब इस क्षेत्र से पूछा गया प्रश्न। हिमालय, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, कटारमल, कोसी, अल्मोड़ा। याद हो गया? ठीक है भाई। राज्य में औषधीय पदार्थों के संग्रहण, राज्य में उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। मैं यहां से प्रश्न बनाता, मैं कहता कि उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? आंसर वन प्रबंधन अधिनियम। वन बोलते हैं फॉरेस्ट, प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट, अधिनियम बोलते हैं एक्ट, यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1982। इंदिरा गांधी जी का काल था, उस समय का एक्ट है ये, के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। कितनी? 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा भारतीय आयात प्राधिकरण भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। जैसे आप क्या नहीं कर सकते? कुटकी, कुटकी का जो बॉटनिकल नेम है वो है पिकोराइला कुर्वा। क्या? पिकोराइला कुर्वा। जटामासी, नार्डो स्टेचिस। जटामासी पता है क्या होती है? नाम सुना है? जिस दिन आप उसकी सुगंध सूंघ लोगे तो ये मान लेना आपकी जो ये होती है दरअसल क्या
एंटीऑक्सीडेंट होती है। पहले जब क्या होता था कि जब हाइट पर जाते थे ना मंदिरों में तो प्रॉब्लम होती थी, तो जटामासी एक जड़ी बूटी होती है, उसको घी के साथ मिलाकर कोयले के ऊपर रखा जाता है तो धुआं निकलता है, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं आप लोग। अगर वो सुंघा दिया तो जो अंदर की जितनी प्रॉब्लम होती है, वो जो एल्टीट्यूड सिकनेस और जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है, वो सब क्या, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। तो जटामासी बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन भाई प्रतिबंधित है, मिलती भी नहीं है ऐसे, है ना। क्या जटामासी, तो इसको क्या बोलते हैं, नार्डो स्टेचिस। शायद मैं यहां से प्रश्न पूछता आपसे, क्योंकि मैंने ये देखी है जटामासी, इसके सुगंध को भी अनुभव किया है ना। ऐसे ही आपका अतीश भाई, अतीश भी क्या है, प्रतिबंधित है, इसको बोलते हैं एक्कोनाइटम हिटीरोफाइलम। ऐसी वन ककड़ी भाई, वन ककड़ी पोडोफाइलम हेक्सेंडम, ये औषधीय प्रजाति के पौधे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपको भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, कुटकी, जटामासी, अतीश, वन ककड़ी। क्लियर हो गया। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। मैं क्वेश्चन पूछता कि औषधीय पादप बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपने बोलना है कि मुख्यमंत्री। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। सुगंध पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सुगंध पादप केंद्र सेलाकुई की स्थापना की गई है। किसकी, सगंध पादप केंद्र सेलाकुई। मैं क्वेश्चन पूछता आपसे, सगंध पादप केंद्र या सुगंध पादप केंद्र कहां पर है, तो सेलाकुई। सेलाकुई आपको पता ही है, फार्मा सिटी है ना, देहरादून से थोड़ा आगे जाके हरबटपुर जब आप जा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा, सगंध पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, सेलाकुई में की गई है, ठीक है। जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। तो भाई मंडी कहाँ कहाँ है, जड़ी बूटी मंडी ऋषिकेश में भी है, गए हो कभी, कहाँ, अच्छा जी, टनकपुर और रामनगर, टनकपुर और ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर, ठीक है। अगला, राज्य में 29 जड़ी बूटी पौधालयों एवं ऋषिकेश में के मुनि की रेती में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। इनको बोलते हैं, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला तिवारी, तो सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो 10 रुपये क्या लगता है, 10 रुपये प्रवेश शुल्क है, और उसके बाद आपको एक्यूप्रेशर पार्क मिलेगा, अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलेंगी, है ना, लेमन ग्रास टी पीने का अवसर मिलेगा, साथ में आपको एक वो एलोवेरा मिलेगा, है ना, मतलब पैसा देकर आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक कप चाय पी सकते हो, ठीक है। कौन सी, लेमन ग्रास, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होती है लेमन ग्रास, ठीक है। विद्यार्थियों को चाय नहीं पीनी चाहिए, लेमन ग्रास टी पीनी चाहिए। चलो, लेमन ग्रास टी अच्छी चीज है। चलो जी, फिर हर्बल गार्डन की स्थापना बता दी मैंने। 473 पौधालयों में जड़ी बूटी पौधों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के पौधे मिलेंगे, जड़ी बूटियां मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। आप धन देकर, मतलब उसकी जो फीस होती है वो लेकर खरीद भी सकते हैं, अपने घर पे भी लगा सकते हैं। चलो, हरिद्वार में जड़ी बूटी के 300 से अधिक और सेलाकुई में 184 उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब अगला है वन नीति। 29 हो गया। एक वन नीति बता देता हूं मैं। 1865 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया। कब किया गया? भारत का जो वनों से संबंधित भारत का पहला कानून कब पारित किया गया था? 1865 में, अंग्रेजों के समय में। किसके समय में? अंग्रेजों के समय में। भारतीय वन अधिनियम 1865, भारतीय वन अधिनियम। इस अधिनियम के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई में कमी आई। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया। अब भले ही अंग्रेजों ने बनाया होगा अधिनियम, लेकिन सही बताऊं तो
पहले जो रेल की पटरियां बिछती थी उसके बीच में लकड़ी लगती थी। क्या लगती थी? लकड़ी के क्या बोलते हैं, स्लीपर नहीं, मतलब मोटे मोटे वो लगते थे। तो जंगल किसने काटे भाई? अंग्रेजों ने काटे। इवन ब्रिटेन में, इवन दूसरे देशों में भेजे इन्होंने हमारे क्या, पेड़ काट काट कर। हमको बोला तुम नहीं करोगे। आदिवासी क्या करते थे? आदिवासी थोड़ा बहुत लकड़ी लाते थे, अपना चूल्हा जलाते थे। उन पर तो प्रतिबंध लगा दिया जो वहां के क्या थे, और अपने आप बड़े बड़े पेड़ों को काट कर निर्यात भी किया, दोहन किया बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई। वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव और उसके लाभों के प्रति लोगों को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 1950 में देश भर में वन महोत्सव के आयोजन शुरू किए गए। अब यहां से क्वेश्चन पूछूंगा कि वन महोत्सव किसने शुरू करवाया? तो के एम मुंशी। कब कराया? 1950। क्यों कराया? ताकि लोगों में क्या है, जागरूकता उत्पन्न हो, वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव और उनके लाभों के प्रति क्या हो, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। तो यहां से क्वेश्चन ये यूपीएससी का है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी, 1950। ठीक है, तो अब तो ग्रुप सी में भी दिखते हैं इस प्रकार के प्रश्न। चलो, वनों के संरक्षण, विकास एवं प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। 1952 नई राष्ट्रीय वन नीति, 1952 नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और कुछ परिवर्तन के साथ 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। सबके सन याद रखने भैया आपने, इसमें क्या याद रखने? जैसे बताओ, भारतीय वन अधिनियम 1865, भारतीय वन अधिनियम, कार्य योजना वन विभाग 1884, कार्य योजना वन विभाग 1884, केंद्रीय वानिकी परिषद 1948, ठीक है। वन महोत्सव का प्रारंभ 1950, नई राष्ट्रीय वन नीति 1952, संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1998। तो इस प्रकार से क्रम लगाकर उसको क्या करना, याद करने की कोशिश करना। वैसे तो बड़े पेपरों में क्रम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैंने कहा यहाँ के जितने भी वनडे एग्जाम में उसमें क्या होता है, सन भी इंपॉर्टेंट होता है। वही तय करता है आप मेरिट में आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। अच्छा जी, बनाई गई, उत्तराखंड में भी लागू है ये। इस नीति के बिंदु बता देता हूं मैं कि प्रदेश में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, प्रदेश में कौन है जैव विविधता के पिता? एक छोटा सा क्वेश्चन आता बार बार, जैव विविधता के पिता, बायोडायवर्सिटी के पापा कौन है? ईओ विल्सन, ईओ विल्सन ही है, ठीक है। तो प्रदेश में जैव विविधता तथा वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति एवं कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करना। भाई क्यों आई वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति क्यों लाई गई? इसलिए लाई गई कि ताकि उत्तराखंड में भी लागू है, तो उत्तराखंड में जैव विविधता और वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करके उसको क्रियान्वित करना। और ये खाली बातें नहीं है, ये होता भी है। क्या होता है? वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है भाई। क्या किया जाता है? कुछ जंतु ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने मार मार के खा गया मनुष्य, और इंडेंजर्ड हो गए। वो क्या हो गए? इंडेंजर्ड हो गए। अब जब इंडेंजर्ड जो हो जाते हैं, जैसे हमारा भूरा भालू है, वो इंडेंजर्ड है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी संख्या इतनी कम रह गई कि उनका अब संकट, प्रजातीय विनाश की कगार पर आ गए हो, तो उनको संरक्षित किया जाता है। फिर कोशिश की जाती है कि उनके बच्चे हों, तब जाके उनकी संख्या क्या की जा सके, बढ़ाई जा सके। पर जो इंडेंजर्ड हो जाती है उनका नाम आ जाता है रेड डेटा बुक में। किसमें? तो आप पढ़ेंगे आगे चलकर, पर्यावरण में पढ़ाऊंगा कि कौन सी प्रजाति वल्नरेबल है, कौन सी प्रजाति क्या इंडेंजर्ड है, और इंडेंजर्ड की भी डेफिनेशन होगी कि कितने सालों तक वो अपने आवास में ना दिखाई दिया हो कि उसको इंडेंजर्ड माना जाए, है ना। तो आपने सबसे पहले तो रेड डेटा बुक याद करनी है, और फिर आपने याद करना है, कहीं यूपीएससी ने पूछा, किसने पूछा कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। मेरे ख्याल से रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हाँ, आईयूसीएन जारी करता है, ठीक है। तो वो एनवायरमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, इन सीटू, एक्स सीटू। चलिए जी, तो मैं आगे बता रहा हूं कि अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा अभी
कि कोई जंतु, कोई वनस्पति कितने सालों तक अपने प्राकृतिक आवास में न दिखाई दी हो कि उसे हम इंडेंजर्ड मान लें? है कुछ ऐसा? आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? अच्छा, फोन पे आत्मा नहीं है। तो चलो तब तक मैं आगे बता रहा हूं भाई। दूसरा काम क्या है? प्रदेश के रिक्त एवं बंजर स्थानों में वन रोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ाना। प्रदेश के रिक्त एवं बंजर स्थानों में वनारोपण करके या वनों को, वृक्षों को रोपकर वन रोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ाना। सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना। अब ये सामाजिक वानिकी आपने यहाँ पे पढ़ लिया शब्द, लेकिन आपको ये मुख्य परीक्षा में मिलेगा 50 शब्दों में और 125 शब्दों में क्वेश्चन आएगा आपके पास। सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? क्या? कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं? इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन? सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। इतना समझ में आ गया? तो उत्तराखंड में प्रदेश के रिक्त एवं बंजर स्थानों में वन रोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ाना। और उसके लिए आपने देखा होगा वन विभाग की जगह जगह क्या होती है? नर्सरी होती है। क्या होती है? नर्सरीज होती हैं। वहां पर क्या होते हैं? बताइए भाई, आप तो वन विभाग से ही हैं। होती है नर्सरीज। वहां पे क्या करते हैं? वो पौधों को क्या करते हैं? उगाते हैं। उसके बाद वनों में जाके उनको रोपते हैं। है? एक प्रश्न है मेरे मन में कि फलदार वृक्ष क्यों नहीं रोपते ये लोग? जंगलों के बीच में फलदार वृक्ष क्यों नहीं रोपते? ये सारे बंदर लंगूर जितने भी हैं सब नीचे आ गए। अगर फलदार वृक्ष लगाए जाएं इनके लिए तो ये वहीं जंगल में खा लेंगे अपना, बेचारा भिखारी नहीं बनेंगे, लोगों से नहीं मांगेंगे। हालांकि उनके मुंह पे टेस्ट लग गया बंदरों के, लंगूरों के, क्या चिप्स, वो कूड़े के ढेरे में ढूंढते रहते हैं, वो चिप्स के पैकेट उनको चाटते हैं। तो मनुष्य ही वो नहीं हुआ है प्रभावित? कौन हुए हैं? जंगली जानवर भी हुए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि फलदार वृक्ष क्यों नहीं लगाते हैं? वैसे तो जंगली फल वाले अलग होते हैं, जैसे बेल हो गया, खाते हैं, लंगूर खाते हैं। पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो यहाँ की फसल बर्बाद करते हैं ना, नीचे की। आपके आमों पर हमला करते हैं, तो आम के पेड़ अंदर क्यों नहीं लगाते हैं? आप वन विभाग से बताओ, पता करो और क्या करो। हाँ, पता करो और साथ में आगे कार्रवाई करो उस पर। पारिस्थितिकीय पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु जैव विविधता वाले क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करना। पारिस्थितिकीय पर्यटन भाई, कैसा पर्यटन? पारिस्थितिकीय पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु जैव विविधता वाले क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करना, है ना। राज्य में वन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को विस्तृत करना। राज्य में वन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को, वन अनुसंधान रिसर्च, फॉरेस्ट पर रिसर्च और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल प्रशिक्षण को विस्तृत करना। वन विभाग में सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र विकसित करना। क्या करना? अब देख लो भाई, अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैंने कहा मुख्य परीक्षा में वन नीति लिखने के लिए आती है। क्या आती है? और इतना ही लिखना है आपने 125 शब्दों में। कितना? जितना मैंने बताया। मैंने बताया नहीं आपको कि यहां पर जो सिलेक्शन होते हैं, हो सकता है कि आप वंगारी मथाई हो, आपने 3 करोड़ पेड़ लगाए हो, आपने ग्रीन बेल्ट रेवोल्यूशन चलाया हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चा जो वन नीति पर 125 शब्द लिखेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। या हो सकता है आपने अपने घर में बहुत सारे, या जंगलों में जाके आप क्या करते हो? वृक्षारोपण करते हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो आप वृक्षों के, वनों के प्रति, लेकिन उस पर सिलेक्शन थोड़े होना है। सिलेक्शन किस पे होना है? लिखने पे भाई। तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखने की टाइमिंग अपना सेट करना पड़ेगा कि मुझे 125 शब्द किसी भी हाल में 4 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में क्या करना है। उसको टाइम को कम करते रहते हैं, स्पीड बढ़ाकर अच्छी राइटिंग में, और क्या पॉइंट वाइज लिखना है। तो जब आप ऐसा करते हो तो समझ लीजिए आप मेंस की तैयारी कर। इतना समझ में आ गया? वन शिक्षा भी बता दूं? समय बता दीजिए मुझे। ठीक है, इतना काफी।